हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 28 हो चुके हैं। देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 29 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आशी अपने रूम में बैठी शराब पिए जा रही थी। उसने पूरे रूम को नक्शा ही बिगाड़ दिया था। सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। आशी की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। तभी बाहर से डोर नॉक होने की आवाज़ आती है और आकाश बोलता है, दी आप ठीक तो हो ना? दी मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज़ आप डोर ओपन करो। आकाश बार बार डोर नॉक करता था, लेकिन आशी अपने लड़खड़ाते हुए कदम से उठती है और डोर ओपन करती है। आकाश अंदर आता है और रूम की हालत देख के ही बता दिया था कि रूम की हालत क्या हो रखी थी। आपने रूम को क्या हाल बना रखा है। आकाश आशी के पास आता है तो आशी उसकी बाहों में झूल रही थी। आकाश आशी को बेड पर लेटाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर बाद आशी को होश आता है और एकदम से उठ कर बैठ जाती है। तो आकाश बोलता है, दी आप ठीक तो हो? आप क्यों इतना ड्रिंक कर रही हो? तो आशी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब कुछ अब अब को अब कुछ होगा भी तो उस आरव के साथ होगा। अब हमारे रोने के दिन ख़त्म और उसके शुरू। और इतना बोल के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आकाश को समझ नहीं आता कि आशी क्या बोल रही है। तो वो फिर से पूछता है, दी अगर आप इतना खुश हैं तो आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है और ये हाथ क्यों बना रखा है खुद का और रूम का? तो आशी बोलती है, मैं ड्रिंक खुशी से ही की थी, और रही बात रूम की तो मुझे डैड की बहुत याद आ रही थी और साथ साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं सैड तो मैं डैड को वहीं बचा पाई। पर अब तुम फिक्र मत करो, अब की बार मैं उस आरफ सिंघानिया को ऐसी चोट दूंगी तो कभी उभर नहीं पाएगा। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आकाश आशी को हंसते हुए देख के अपने मन में सोचता है, दीप पागल हो गई है क्या? लेकिन तभी उसे आशी की कड़क आवाज़ सुनाती है जो बोल रही थी कि इतनी जल्दी मैं पागल नहीं होऊंगी। तो अपने दिमाग से एक ख़याली पुलाव पकाना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। आशी जैसे जैसे आकाश को बताती जा रही थी, आकाश के चेहरे पे स्माइल आ रही थी। आशी के चुप होते ही वो ज़ोर से आशी गले लगा देता है और बोलता है, वो दी आपने तो कमाल कर दिया। अब तो उस उन सिंघानियाओं को कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं जाके सारे अरेंजमेंट करता हूँ। आकाश जाने के बाद आशी भी खुद को नॉर्मल करती है और वॉशरूम चली जाती है। वहीं आरा सनम और अन सिंघानिया हाउस वापस आ जाते हैं, क्योंकि कल सनम के एग्ज़ाम के भी शुरू होने वाले थे। सनम अपने रूम में चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। वहीं आरव भी अपने ऑफिस चला जाता है। आरव अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा था और कि अर्पित अंदर आता है और उसे बोलता है कि सर, आशी ने रिज़ाइन कर दिया है। तो आरव उससे बोलता है, मुझे पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। उसे लग रहा है कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई है। उसे लग रहा है कि वो अब जो चाहेगी वो कर लेगी। बट उसे क्या पता कि हम उसके प्लान के बारे में सब पहले से इस्तेमाल करने के बारे में सब पहले से जानते हैं। और स्माइल करने लगता है। आरव की बात सुन के अरब की फेस पे भी स्माइल आ जाती है और बोलता है, तो सर अब आगे क्या करना है? तो आरव बोलता है, उससे कुछ दिन गलतफहमी में दो। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, उसे खुश होने दो। और कुछ सोचने लगता है। अर्पित भी आरव को चुप देख के उसे जाने की परमिशन मांगता है और चला जाता है। आरव वापस अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे आरव ऑफिस जाने से पहले सनम को यूनिवर्सिटी छोड़ता है। सनम कार से बाहर निकलनी ही होती है कि आरव उसे गाल पे किस रखे ऑल द बेस्ट बोलता है। सनम के गाल आरव की हरकत से गुलाबी हो जाते हैं। वो जल्दी से खुद को छुड़ाती है और अंदर भाग जाती है। आरव मुस्कुराते हुए अपने बालों पे हाथ रखता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सनम एग्ज़ाम दे के घर आ जाती है और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन में उसके सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं। आज वो लास्ट एग्ज़ाम देने के लिए यूनिवर्सिटी जाती है। आरव हर रोज़ की तरह उसे यूनिवर्सिटी छोड़ता है, अपने ऑफिस आ जाता है। आरव अपने कैबिन में बैठे अपना काम कर रहा था कि अर्पित अंदर आता है। तो आरव बोलता है, बोलो क्या खबर है? तो अर्पित बोलता है, सर आशी आज अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली है। तो आरव बोलता है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? करने दो उसे जो करना है। इतना बोल के आरव वापस अपने काम में लग जाता है। आरव को इतना चल देख के अर्पित अपने मन में बोलता है, ये इंसान सच में इतना पत्थर है कि दुश्मन ने इसके खिलाफ इतना बड़ा प्लान बना दिया है और ये है कि आराम से अपना काम कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्पित को चुप देख के आरव बोलता है, अगर तुम्हारा हो गया तो तुम जा सकते हो। आरव की बात सुन के अर्पित झेप जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सनम का एग्ज़ाम ख़त्म होता है। वो आरव से उसे
और आरव उसे पिक करने के लिए जाता है। आदिल भी प्रिया को लेने आया था, क्योंकि प्रिया एग्ज़ाम की वजह से सनम से साथ ही रह रही थी। और आज एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आदिल उसे अपने साथ अपने घर ले जाने आता है। सनम को लेकर घर पहुंचता है। उसके अंदर जाते ही आशी वहाँ एक लॉयर के साथ आ जाती है। उसको वहाँ देख के सबका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आपने पहले ही सबको आशी की सच्चाई बता दी थी, इसलिए इसलिए उसको देख के सबका पारा हाई हो गया था। दादी आगे आते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की। दादी की बात सुन के आशी जोर जोर से हंसने लगती है और दादी का हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बैठाती है और बोलती है, दादी इस रूम में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, और उसे पानी पीने देती हैं। तो दादी गुस्से में मुंह फेर लेती हैं और बोलती हैं, हमारे हाथों से तो मैं जहर भी ना पीऊँ। तो आशी बोलती है, अरे दादी आप तो गुस्सा हो गई, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही थी। कहो जी, हेल्प कर रही थी। जो बोलने वाली हूँ उसको आप जो मैं बोलने वाली हूँ उससे आपको कुछ हो गया तो उसका इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया जाएगा। तभी आरव के डैड आगे आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बीजी से ऐसी बात करने की। तो आशी हंसते हुए बोलती है, हिम्मत तो आपने अभी देखी कहाँ है मेरी। आशी की बदतमीज़ी देख के आरव की छोटी मॉम से कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से में आगे आके आशी का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगती है और बोलती हैं, निकलो हमारे घर से अभी के अभी। आशी को उनकी हद करके बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ छुड़ाते बोलती हैं, अब बॉस बहुत हुआ ये तमाशा। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और लॉयर को इशारा करती है। लॉयर से कुछ पेपर देता है और आशी उसे आरव के डैड को देती हैं। पेपर पढ़ के आरव के डैड के पसीने छूट लगते हैं और गुस्से में आरव की तरफ बढ़ते हुए बोलती है और वो गुस्से में है आरव की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, तो ये सब क्या है आरव। आरव अपने डैड के हाथ में पेपर लेता है और उसे पढ़ता है और बोलता है, डैड मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 29 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 30 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आशी के दिए हुए पेपर पढ़ने के बाद सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आशी हॉल में खड़े रखे सोफे पे बहुत ही शान से बैठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, मज़ा नहीं आया। मुझे तो लगा था आप सबको ये देख के बहुत खुश हो जाएंगे, पर आप सबके तो चेहरे के रंग ही उड़ गए हैं। तभी आशी एकदम से खड़ी होती है और दादी के हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बैठाती है और पानी गिलास देते हुए बोलती है, क्या हुआ दादी, आप आराम से बैठ जाइए और ये पानी पीजिए। कहीं बेवजह आपको कुछ हो गया तो आपके पोते के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। अब तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि किसी को भी भीख भी दे सके। आप खुद को नॉर्मल रखिए, कहीं इस घर को एक मेंबर कम ना हो जाए। आशी की बात सुन सबका पारा हाई हो जाता है। आरव की मुठिया गुस्से में भीग जाती है और आरव की मुठिया गुस्से से भीग जाती है और वो जोश चिल्लाता है, आशी माइंड योर लैंग्वेज आरव। आरव की बात सुन के आशी भी तैश में आके बोलती है, जस्ट शट अप। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सब कुछ छिन चुका है, पर फिर भी इतनी अकड़ मानना पड़ेगा तुम्हें आरव। और जोर जोर से क्लैपिंग करने लगती है। आशी की बात सुन के सबका पारा हाई हो जाता है। आरव की छोटी माँ उसके कुछ कहने होती है कि तभी आरव ने इशारा करके मना कर देता है और चुप रहने बोलता है। आशी जोर से चिल्ला के सर्वेंट को आवाज़ देती है और खुद के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है। सर्वेंट आशी की बात सुन के भी वहाँ खड़ा रहता है। तो आशी गुस्से में उस पर फूटते बोलती है, तुम्हें सुना ही नहीं दिया क्या, इस घर की मालकिन, इस पूरे एम्पायर की मालकिन पूरा है, तुम्हें ऑर्डर दे रही है और तुम ये चुपचाप खड़े हो। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। आशी की बात सुन के भी वो सर्वेंट उससे कुछ टस से मस नहीं होता और आरव की ओर देखने लगता है। आरव उसे आंखों से इशारा करता है और वो सर्वेंट जाके सर हिला देता है और वहाँ चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद आशी उठती है और आरव के सामने खड़ी होती है और बोलती है, क्या हुआ आज द आरव सिंघानिया, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, या फिर बोलती बंद हो गई तुम्हारी। मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि एक दिन तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी। तुमने मेरी बातों को हल्के में ले लिया आरव, और दिल्ली उसका तुम नतीजा क्या निकला। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर ना पैसा। अब क्या करोगे तुम। जिस पावर के दम पे तुम ये पॉसिनेफ कर रहे थे वो तो अब मेरी हो गई। कुछ बोलो तो आज तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। चलो कुछ नहीं बोलना तो मत बोलो, और इतना बोल के वापस सोफे आके बैठ जाती है। तभी आरव की मॉम आगे आती हैं और बोलती हैं, आशी बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने
क्यों धोखा दिया तुमने हम सबको। इस घर के लोगों को ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना और तुमने हमारा प्यार का ये सिला दिया। कौन सा प्यार? हाँ बोलिए कौन सा प्यार? आशी गुस्से में चिल्लाती हुई बोलती है, वो प्यार जिसने हमसे हमारे पापा को छीन लिया। इसी फैमिली की वजह से मेरे पापा को जेल जाना पड़ा, उनकी इतनी बेइज्जती हुई और उसी शर्मिंदगी उन्होंने सुसाइड कर लिया और हमारे सिर पे हमारे पापा का हाथ उठ गया सिर्फ आप लोगों की वजह से। आशी की बात सुन के आरव के डैड आगे आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। आशी उन्हें अपनी सारी गलती आशी उन्हें अपनी गलती की सज़ा मिली थी। तुम्हारे पापा गलत थे और उसकी ही उन्होंने सज़ा भुगती है। उनकी बात सुन के आशी गुस्से में चिल्लाती बोलती है, नहीं मेरे पापा गलत नहीं थे, आप सब ने उन्हें गलत इल्ज़ाम पे जेल भेज दिया था। उन्हें इस गलती की सज़ा मिली थी जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। लेकिन अब बहुत हुआ, अब इंसाफ होगा मेरे पापा के साथ भी और हमारे साथ भी। अब आप सबकी बारी है, अब आप सज़ा भुगतेंगे। आशी फिर से सोफे पे बैठ जा क्वीन की तरह बैठ जाती है और बोलती है, जब ये घर और ये सब कुछ मेरे नाम हो गया ही है तो ये सब लोग अपना अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मुझे मेरे घर पे भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे सब लोग। चलो अभी निकलो यहाँ से, ये सब तुम लोग निकलो। ये सब तुम सब के सब सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, जल्दी चलो यहाँ से। आशी की बात सुन के आशी की बात सुन के आरा की छोटी आगे आके कहती है और बोलती है, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो आशी, ये हमारा घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, समझी तुम। ओह तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, आशी बोलती है। तभी आशी एक बॉडीगार्ड को इशारा करके बुलाती है और बोलती है, इन सबको धक्के दे के निकाल दो। बॉडीगार्ड आगे बढ़ता कि आरव उन्हें रोकता हुआ बोलता है, रुक जाओ, हम खुद चले जाएंगे। और आरव सबको साथ लेके वहाँ से चला जाने लगता है और फिर एकदम से रुक के बोलता है, कम से कम इतना तो बता दो कि तुमने ये सब कैसे किया और कब। आरव की बात सुन के आशी हंसते हुए बोलती है, चलो तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देती हूँ। आशी आरव बोलती है, याद है तुम्हें मैंने कुछ दिन पहले पेपर साइन करवाए थे और तुमने बिना फाइल चेक किए ही साइन कर दिए थे, बस तुम्हारी वही सबसे बड़ी गलती थी। आरव ये तो कुछ भी नहीं था। आरव ये तो कुछ भी नहीं, ये जितना भी प्रोजेक्ट तुम्हारी राइवल कंपनी को मिले हैं वो सब ये भी सब मेरी बदौलत हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ होगे, तुम्हें इतना भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी कंपनी में ये जो भी कुछ गड़बड़ हो रही है वो सब मेरी ही वजह से हो रही है। पर अब क्या ही कर सकते हो, जो होना था वो हो गया है। तभी एक सर्वेंट कॉफ़ी लेके आता है और आपको देखते हुए बोलता है, सर आपकी कॉफ़ी। तो आशी गुस्से में फटते हुए बोलती है, वो तुम्हारा बॉस नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी बॉस, समझे। लगता है तुम्हें तुम्हारी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुम्हें अभी के अभी डिसमिस करती हूँ। वो सर्वेंट स्माइल करते हुए बोलता है, मैडम मैं तो अपने बॉस की ही ऑर्डर मानता हूँ। आरव कॉफ़ी लेता है, उसे जाने के लिए बोलता है। वो सरपंच वहाँ से रहता है। उसके जाने के बाद आरव सोफे पे सिंह की तरह बैठ जाता है और कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोलता है, हाँ तो आशी तुम क्या कर रही थी? तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे और अब मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है और इस की मांग अब तुम हो। लेकिन आशी मुझे एक बात बताओ, जो मेरा है ही नहीं वो तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? जो मेरे नाम पे नहीं उसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? आरव की बात सुन के आशी उसे कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से देखने लगती है। तो आरव से बोलता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का ये सब कुछ मेरे नाम पर कभी था ही नहीं। तो आशी उसे बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा है, जब तुम यूएस से वापस आए थे तब तुम्हारे डैड ने सब कुछ तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो आरव बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मेरे डैड ने मुझे सब कुछ दे दिया था, लेकिन क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि तुम कुछ भी मेरे खिलाफ़ प्लान करोगी, मेरी फैमिली के खिलाफ़ प्लान करोगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आशी उसे बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा? आशी की बात सुन के आरव स्माइल करने लगता है और बोलता है, चलो कोई नहीं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ। आशी आशी जब मैं यूएस से वापस आया था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम भी मेरे साथ इंडिया वापस आ चुकी हो और मेरे खिलाफ़ कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रही हो। इसलिए मैंने अपने आदमी तुम्हारे पीछे लगा दिए थे, तुम्हारे हर मूव के बारे में जानने के लिए। जब तुम मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी तभी मैं जान गया था कि तुम मेरे बिना किसी मकसद के तो आ नहीं सकती, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारे डैड से बोलकर ही नौकरी पर रखवाया था।
इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें डैड से बोल के नौकरी पर रखवाया था ताकि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो और मैं तुम पे नज़र रख सकूं। उस दिन जब तुमने प्रोजेक्ट के पेपर पर चुरा के उस दिन जब तुमने प्रोजेक्ट के पेपर चुरा के हमारी राइवल कंपनी को दिए थे तब भी मैं जानता था, लेकिन तुम भूल रही हो आशी, मैं यूं ही इस पोजीशन पे नहीं पहुंचा हूँ। यहाँ पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। इसलिए मैंने एक नई कंपनी बनाई और उस कंपनी के नाम से प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था और वो प्रोजेक्ट हमें ही मिल गया। तो नुकसान तो हमें नहीं हुआ। तुम्हारी दूसरी बात कि तुमने मुझसे धोखे से प्रॉपर्टी पेपर साइन करवा लिए, लेकिन आशी, मैं उतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि उस दिन पेपर नहीं पढ़े थे? आशी इंडिया का सबसे बेस्ट लॉयर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या वो मुझे बताएगा नहीं कि तुमने प्रॉपर्टी पेपर से बनवाए हैं? उसी दिन मुझे इसी उसी दिन मुझे तुम्हारी चाल के बारे में पता चल गया था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब अपना प्लान एग्जीक्यूट करोगी। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं जानबूझ के उन पेपर पर साइन कर दिए थे क्योंकि मैंने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि जब मेरे नाम पे कुछ होगा ही तभी तो तुम्हारे नाम होगा कुछ। आरत की बात सुन के आशी बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें पहले ही मेरे प्लान के बारे में सब पता था तो तुमने अब तक इतना वेट क्यों किया? वो इसलिए आशी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैंने सब किया। पर अब मेरे पास पर अब मेरे पास प्रूफ भी है और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिलेगी। तभी आरव अमन को आवाज़ देता है और अमन कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर आता है और बोलता है, मिस आशी, यू आर अंडर अरेस्ट। धोखे से किसी और की प्रॉपर्टी अपने नाम के ट्रांसफ़र करवाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो आशी अमन की ओर देखते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ये सब किया है? तो अमन हंसते हुए बोलता है, मैडम, आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है, तभी तो आपने सब कुछ अपने मुंह से कबूल करा है और हम सब कुछ और और हम सब कुछ रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, तो प्रूफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता पैदा होता। आशी बोलती है, ये सब तुम लोगों ने मिलकर प्लान किया था। तभी बाहर से अनंत आते हुए बोलता है, और नहीं तो क्या मैडम, ये सब हमारी अनारकली ने किया धरा है। इतना दिमाग इसका ही चलता है, तभी तो मेरा दिल इसके धड़कता है। आनंद को देखते ही आशीष चिल्लाते हुए बोली, तुम भी इन सब के साथ शामिल हो गए हो? तो आनंद बोलता है, मैडम, जहाँ मेरी अनारकली वहीं मैं अधूरा हूँ मेरी अनारकली के बिना। और इतना बोल के सामने आने लगता है। अमन एक लेडी कांस्टेबल को आशी को हथकड़ी पहनाने के लिए बोलता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अनंत एकदम से आरव के चिपक जाता है और उसे किस करते हुए बोलता है, वह अनारकली, क्या प्लान बनाया तूने? उसके खिलाफ सबूत भी मिल गया। अब तो वो लंबा अंदर जाएगी और हमें उस नागिन से छुटकारा भी मिल गया। आरव अनंत को दूर करते हुए बोलता है, पहले तू दूर हो मुझसे। कितनी बार बोला है मुझसे चिपक कर मत रहा कर। और ये मेरे अकेले का प्लान नहीं था, पूरी फैमिली ने साथ दिया तभी सब कुछ हो पाया। तभी अनंत जल्दी से आरव के गाल पे किस करता है और वहाँ से भाग जाता है। आरव उसकी हरकत तो गुस्से से पीछे भागता है और बोलता है, तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला अनंत। तो अनंत उससे भागते हुए बोलता है, ओ मेरे बच्चों की माँ, अपने बच्चों को बाकी तो अनंत भागते हुए बोलता है, ओ मेरे बच्चों की माँ, अपने बच्चों के बाप को क्यों मार रहा है? मैं मर गया, तू माँ कैसे बनेगी? आरव का दिमाग अनंत की बातों से घूम रहा था है। वो पूरी फैमिली जोर जोर से हंसने लगती है और सनम अनंत को आंखें फाड़े देखने लगती है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 30 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 30 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आता हो, जो आपको पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।